नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हमने समास के बारे में पढ़ा था। समास किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आज हमने कुछ इसके बारे में पढ़ लिया था और जितने हमारे 3 प्रकार के और बचे थे उसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। इसे समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि छोटा करना, बड़े बात को एक ही बात में बता देना। इसके 6 प्रकार के होते हैं: अविभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो 3 के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे और चौथा फिर हम आगे बढ़ता हमारा अविभाव समास। अविभाव समास में जिस समास का प्रथम पद प्रधान या अव्यय होता है उसे हम अविभाव समास कहते हैं। या फिर सीधे तौर पे हम अगर कहें तो इस समास में जिसका प्रथम पद होता है वो हमेशा उपसर्ग होता है। जैसे हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा है, जो शब्द के आगे लगता है, प्रथम जो शब्द के कोई शब्द लगता है या कोई अक्षर लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इसकी कुछ मैं आपको पहचान बताता हूँ, जैसे आ, अनु, प्रति, हर, यथा, उप, ऐसे बहुत सारे यानी कि आदि बहुत सारे ऐसे उपसर्ग होते हैं जो हमारे शब्द के आगे लगते हैं। जैसे आजीवन, इसका विग्रह करते हैं यानी कि जीवन भर। आ जन्म यानी कि जीवन भर। प्रत्येक यानी कि प्रति एक, हर एक। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। तो मैंने इसकी पहचान बताई थी, जैसे आ, अनु, प्रति से आजीवन, तो इसमें उपसर्ग क्या है? आ। आजन्म यानी कि जीवन भर, इसमें उपसर्ग क्या है? आ। प्रत्येक, प्रति मैंने बोला था आपको, यानी कि इसका उपसर्ग क्या है? प्र, यानी कि प्रति एक। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसके पढ़ने के बाद या पहचान करने के बाद हमें इस चीज़ का पता चलता है कि ये अविभाव समास हैं। आगे आता है हमारा कर्मधारय समास, पांचवा, यानी कि कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता हो और पूर्व पद यानी कि पहला पद तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। यदि विग्रह करने के, इसमें आपको एक चीज़ नोट करनी है आपने, इसकी जो एक पहचान होती है, यदि कर्मधारय समास में विग्रह जब हम करते हैं, ठीक है, तो उसके मध्य में के समान तथा हैं जो आता हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि विग्रह करने पर कर्मधारय में यदि हम उसके मध्य में हैं जो तथा के समान पाते हैं या आता है वहाँ पे हमेशा कर्मधारय समास होता है। और इसमें हमने लिखा है कि इसका जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद तथा उत्तर पद विशेषण यानी किसी चीज़ की विशेषता बताता हो, या विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बताता हो। विशेषण यानी कि जो जिसकी विशेषता होती है, और विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताता हो, या अथवा उपमेय या उपमान यानी कि उपमेय या उपमान यानी कि किसी के साथ किसी चीज़ की तुलना करना,
वो हमेशा कर्मधारय समास होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे हमने इसका कुछ उदाहरण यहाँ लिखे हैं, जिससे समस्त पद इसका नील कमल। तो इसका हमने बोला था जिसका प्रथम पद या उत्तर पद में किसी चीज़ की विशेषता बता रहा हो, या फिर जिस चीज़ की विशेष यानी कि जिस चीज़ की विशेषता बता रहा हो। इसमें विशेषण क्या है, क्या विशेषता है इसकी, जैसे नील कमल, यानी कि नील क्या है, इसका विशेषण है, इसकी विशेषता बता रहा है। और किसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि कमल की, ये होता है विशेष्य। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो नीला है जो कमल। देखो बच्चे, इसमें हमने तीनों चीज़ें मैंने पहले शुरू में बताई थी आपको इसमें, जैसे कि कर्मधारय समास में पूरक पद तथा उत्तर पद विशेषण और विशेषता या उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित हो। और नोट में बताया था, यदि कर्मधारय समास विग्रह करने के मध्य यानी कि बीच में के समान हैं जो आता हो, उसे हम कर्मधारय के समास कहते हैं। तो जब हमने यहाँ पे इसका विग्रह किया है, जैसे ये इसकी विशेषता बता दी नील कमल की, नीला इसमें विशेषता है, कमल इसकी विशेषता बता रहा है। जब हम इसको विग्रह करते हैं, नीला है जो कमल, ये देखो जो मैंने बोला था, इसके विग्रह करने का अगर मध्य में है जो या के समान आता है तो वो हमेशा कर्मधारय समास कहलाता है। महात्मा, महान इसकी क्या है, विशेषता है, जो महान है। आत्मा यानी कि इसकी किसकी महान है, आत्मा की जो महान है वो इसकी विशेष्य बता रहा है। महान है जो आत्मा, विग्रह करने पर यदि मध्य में है जो या के समान आता हो तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। नील गगन, नील इसकी विशेषता है, गगन इसकी विशेष्य जो बता रहा है, जिसकी विशेषता बता रहा हो। नीला है जो गगन मध्य करने के बाद है जो आ रहा है, तो ये हमेशा कर्मधारय समास की पहचान होती है। दूसरा मैंने इसके बताया था, एक तथा विशेष्य और विशेषण और विशेष्य और उपमान और उपमेय कर्मधारय समास की भी पहचान है। जैसे कमल नयन, समस्त पद है इसका, कमल नयन, नयन क्या है प्लस कमल, ये इसकी उपमा है, किससे, उसकी यानी कि तुलना करना। नयन की तुलना किससे हो रही है, कमल से, कमल के समान नयन। चंद्रमुख, मुख यानी कि मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्र से, यानी कि चंद्र के समान मुख विग्रह करते हैं, चंद्र के समान मुख। मैंने बोलता है जो के समान, यानी कि कमल के समान नयन, चंद्र के समान मुख, यानी कि ये भी हमारा कर्मधारय समास हो गया है। तो कर्मधारय समास की पहचान यही है कि जिस समास के उत्तर पद या पूर्व पद किसी चीज़ की विशेषता बताता हो या किसी की तुलना करता हो, उपमान या उपमेय हो, उसे हम या विग्रह करने पर के समान हैं जो, जहाँ पे भी हम इस चीज़ को पाते हैं वो हमेशा कर्मधारय समास ही कहलाता है। आगे आ गया आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है बच्चों, कि इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना इसका पूरा पद प्रधान होता है और ना ही उसका उत्तर पद प्रधान होता है। इसका जो पद प्रधान होता है वो दोनों पद को और संकेत ना करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तीसरे पद की ओर इशारा करता हो, या इसका तीसरा पद जो है प्रदान हो जाता है, यानी कि इसका अर्थ कोई और तीसरा ही निकल जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम बोलते हैं 1 और 1 11, यानी कि 2 नहीं बताएंगे हम, इसका आंसर अगर हम 1 1 करके लिखते हैं तो 11 हो जाएगा। वैसे ही बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और इसका जो अर्थ होता है वो हमेशा तीसरा पद ही प्रदान हो जाता है, यानी कि अर्थ उसको कुछ और ही निकलता है। जैसे हमने इसके उदाहरण दिए हैं, पीताम्बर,
यानी कि ये समस्त पद है इसका। पीताम्बर, अगर हम इसको विग्रह करते हैं, पीला है अंबर, यानी कि पीताम्बर का यानी कि पीला है अंबर, यानी कि किसकी कौन पहनता है, पीले वस्त्र धारण कौन करता है, यानी कि कृष्ण या विष्णु। दशानन, दशानन यानी कि 10 है, 10 मतलब 10, आनन मतलब सिर, 10 है आनन जिसके, यानी कि रावण। किसके थे 10 आनन, रावण के। तो इसका कौन सा अर्थ निकल रहा है, दशानन किसके लिए हम प्रयोग करते हैं। अगर हम आमतौर पर बात करते हैं कि दशानन, तो दशानन से हम पहले समझ जाएंगे कि दशानन किसके लिए यूज करते हैं, रावण के लिए। तो क्या है दशानन, यानी कि तीसरा पद की ओर संकेत कर रहा है। तो यह है दशानन यानी कि रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि नीला है कंठ जिसका। तो नीलकंठ के नाम से हम किसको जानते हैं, यानी कि शिव। किसकी ओर संकेत कर रहा है इसका, विग्रह करने पर, यानी कि नीलकंठ का अगर हम विग्रह करते हैं तो ये हम किसकी पहचान करते हैं इसमें, शिव की। नीला कंठ वाला कौन होता है, शिव। तो इसलिए जिसका तीसरा पद यानी कि अर्थ कुछ और ही निकलता हो और किसी और तीसरे पद की ओर संकेत करता है, वो हमेशा बहुव्रीहि समास में पहचान होती हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश। उदर मतलब पेट, गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है या लंबा है, तो इसलिए ये भी लंबोदर किसके लिए यूज करते हैं हम, किसके और संकेत कराए विग्रह करने पर, यानी कि गणेश। गजानन, गज के समान है आनन जिसके, गज होता है हाथी के समान, यानी कि जिसके गज के समान है आनन जिसके, यानी कि गणेश, यानी कि जो गजानन, यानी कि जो गज के समान जिसका सिर है वो है गणेश जी। तो बहुव्रीहि समास की पहचान क्या है, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। और कर्मधारय समास में जिसमें पूर्व पद या उत्तर पद किसी विशेष चीज की विशेषता या किसी चीज की तुलना की जाती है या किसी चीज की विशेषता बताया जाता है, जिसमें वो हमेशा और या फिर विग्रह करने पर के समान, यानी कि बीच में के समान है जो आता हो, वो हमेशा कर्मधारय समास कहलाता है। यानी कि जिसमें किसी चीज़ की तुलना की जा रही हो या किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही हो, वो हमेशा कर्मधारय समास कहते हैं। और अभिवाद समास में जो हमने पढ़ा था, इसका प्रथम पद अव्यय होता है, यानी कि उपसर्ग होता है। शब्द के पहला जो पद लगता है, प्रतिदिन, अनुस्वार, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें कि पहचान हमें किस चीज़ के पता चलता है, ये होता है अविभाज्य समास में। जैसे आ, अनु, प्रति, हर, यथा, उप आदि, ये हमेशा पहला पद जिसका उपसर्ग होता हो उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। तो आज हमारा समास का जो चैप्टर है ख़त्म हुआ और इसको हमने शुरू से लेकर पढ़ा था, जिसका अर्थ है समजमा आस, यानी कि पास पास रखना या फिर जोड़ना या संक्षेप करना, या फिर उसका विग्रह में होता है उसका अलग करना, या फिर उसका शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, यानी कि छोटा करना। बड़ी बात को छोटे सिंपल इसमें बता देना, छोटी करके कह देना, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर एक नया जो सार्थक शब्द सामने आता है उसे हम समास कहते हैं। इसका एक समस्त पद मैंने आपको बताया था, जो पूरा हम पद समस्त पद यानी कि सामासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला नया शब्द समासिक या समस्त पद कहलाता है। जैसा गंगा जल, ये समस्त पद है, समासिक पद है, नया शब्द है। अगर हम इसको विग्रह करते हैं, यानी गंगा का जल, यानी कि गंगा जल, तो इसमें हमने पहले बताया था आपको इसके प्रकार कितने होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। और उसको हमने आगे विस्तार से आपको इसमें समझाया एक एक समास को कि किसकी क्या पहचान होती है, कर्मधारय की क्या पहचान होती है, बहुव्रीहि की क्या पहचान होती है, द्विगु समास की क्या पहचान होती है और
बहुव्रीहि समास की क्या पहचान होती है। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने इसको बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके आपको एक एक दो दो लाइन के बारे में बताया, एक एक दो दो समास तीन तीन के बारे में बताया इसको, ताकि आपको पूरी तरह से ये समझ आ सके। और यदि आपको उसके बावजूद भी इसमें किसी चीज़ प्रकार का डाउट नज़र आता है, आपको किसी चीज़ की समझ ना आ रहा हो, तो मुझे आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे इससे पूछ सकते हैं। और इसको ध्यान से नोटबुक में लिखिएगा और अच्छी तरह से इसको, इसके जो रूल्स वगैरह मैंने बताए आपको, उसको याद करिएगा। थैंक यू।